अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संविधान के प्रक्रिया का पालना करते हुए वक्फ एक्ट कानून में जब बदला, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए तो एक कानून की शक्ल अख्तियार कर लिया और 8 अप्रैल को इस देश में ये कानून लागू हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ये अटक गया है। आज हम इस मसले पर चर्चा करेंगे कि वक्फ एक्ट का जो कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और उसके मायने क्या हैं और आगे क्या होने वाला है। आज महत्वपूर्ण चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, 8 अप्रैल को वक्फ का नया कानून इस देश में लागू हो जाता है और 17 अप्रैल यानी आज दोपहर से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हो जाते हैं। पिटिशनर और जो उनके अपोनेंट्स हैं ये कुछ भी अपने अपने पक्ष में तर्क दें कि स्टे लगा है, स्टे नहीं लगा है, इस पर लगा है, उस पर लगा है, इस पर नहीं लगा, उस पर लगा है। बहनों भाइयों, मैं एक लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ कि वक्फ कानून कोर्ट में फंस गया है, लटक गया है। कब तक लटकेगा ये तो जज साहबान ही जाने, जब सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होगी। लेकिन वक्फ कानून पर फिलहाल के लिए यथास्थिति तब तक रहेगी जब तक भारत सरकार इस पर 7 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दाखिल नहीं कर देती। फिलहाल इसकी प्रक्रिया अमल में नहीं, पूरे कानून पर स्टे नहीं हुआ है लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगी है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं सेक्शंस के तहत इस कानून में मिली हुई थी जिसमें वक्फ भाई यूजर्स हैं, जिस पे डिनोटिफाई करके उसको सरकारी ज़मीन घोषित करने का अख्तियार भी राज्य सरकार में और जिलाधिकारी को खास तौर पर निहित था। उन सब पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई और जो काउंसिल बनेगी उसमें सभी सदस्य मुसलमान हों, ये भी कोर्ट इंश्योर करना चाहती है। कोर्ट को पूरे कानून पर एतराज़ नहीं है। कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है वो कुछ एक सेक्शंस पे दिया है कि उन सेक्शंस की जो बातें हैं, भारत के संविधान में जो नागरिकों को, विभिन्न धर्म पंथ मजहब के लोगों को जो भी अपनी प्रैक्टिसेस करने का, अपने रिलीजियस गैदरिंग करने का, अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का जो हक और अख्तियार है, उस पर कुछ संविधान में मिले अधिकार और बने हुए कानून में कुछ मतभेद था, जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने भी स्वीकार किया और उन्होंने कई प्रावधानों पर यह कहा कि यह कैसे जुड़ गया मैं भी नहीं जानता, इस पर सरकार बात करेगी, उसको डिलीशन में जाएगी। लेकिन बहनों भाई, जब ये कानून बन रहा था तब हमारे देश की दोनों पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में बड़ी विस्तृत चर्चा इस पर हुई थी। उसके बावजूद ये चूक कैसे हुई, इस कानून के तमाम प्रावधानों पर जिस वक्त अपोजिशन भी इसे रेस कर रहा था, शायद इस टेक्निकल पॉइंट्स पर चर्चा नहीं हुई जिसे भारत की सर्वोच्च अदालत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके बेंच ने पकड़ा। अब 7 दिन बाद जब भारत सरकार इस पर जवाब दाखिल करेगी तो कौन कौन से ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत या बिना वेरीफाइड चीज़ें कानून में डाली गई, उनको लेकर भारत सरकार क्या ओपिनियन रखती है। क्या वो उनके डिलीशन में जाएगी या उसे अप्रभावी करने के लिए कुछ उसमें संशोधन सुझाएगी, और अगर संशोधन करती है तो क्या प्रक्रिया फिर से वही होगी। क्योंकि जब आप कोई संशोधन करेंगे तो उसमें भी आपको पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। आप अपने मन से नहीं कर सकते, कोई अधिकारी नहीं बदल सकता कानून को। उसके एक बड़े सर्टेन प्रोविजंस हैं, जिस प्रोविज़न से वो कानून बना, समिति को गया, समिति के इसके बाद लोकसभा आया, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की अनुमति, देन गजट नोटिफिकेशन। तो अगर कोई संशोधन होता है जिसको लेकर कोर्ट ने आज स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस प्रस्तुत किए तो क्या उनको डिलीशन भी होगा। अब जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कानून होते हैं बहनों भाइयों और कोर्ट से एक बार चीज़ें लटकी तो कब तक लटकी रहेंगी, नो वन नोज़। यहाँ तो लोगों के प्रॉपर्टी के विवाद 3-3 पीढ़ियाँ लड़ती हैं, तो ये तो पूरे देश भर में मुसलमानों की फैली हुई संपत्ति का मामला है। ये कब तक चलेगा ये देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये कानून लटक गया है, फंस गया है। आप एक लाइन में ये समझ लें, कोई भी वकील या कोई कुछ कहे, उसकी बातों के इतर एक लाइन में बात यही है कि ये फंस गया है। तो फंसा क्यों? क्या भारत सरकार के में बैठे हुए अधिकारी और जब इस वक्त ये पास हो रहा था, क्या इसकी कानूनी पेचीदगियों को नहीं देखा गया? क्या इतने बड़े बड़े जो न्यायविद बैठे हुए हैं उनकी निगाह से चूक गया? या इसमें कुछ ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीज़ें डाली गई जो कोर्ट में जाकर स्पार्क कर गई?
क्या कानून बनाने वालों को पता था कि इसमें गड़बड़ी और ये कोर्ट में रुकेगा? संवैधानिक रूप से तो ये पास हो गया है, ये कानून है, लेकिन आर्टिकल 142 इस देश में हमारी अदालतों को बहुत बड़ी ताकत देता है। ये जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार देता है और यही अधिकार भारतीय अदालतों को पूरी प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान पर रखती है। आप इस आर्टिकल को हमेशा याद रखिएगा, 142। यही बिगेस्ट असेट, बिगेस्ट पावर है जो भारतीय अदालतों को ताकत देती है ताकि वो सत्ता के द्वारा बनाए गए या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का रिव्यू कर सकती हैं, उनको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि यह संवैधानिक दृष्टिकोण से सही है या गलत। कई मायनों में इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन बहनों भाइयों, संविधान के सेफगार्ड के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चलाने वाले लोगों ने, इस डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की ताकि चेक एंड बैलेंस हर कॉर्नर पे रहे। तो ये जो ऑर्डर कोर्ट कर रही है, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं संसद ने बना दिया कानून, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? संसद ने बनाया ना, इनसे क्या मतलब? मतलब है भाई साहब, इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 से आच्छादित है, जो इस बात की उनको अथाह ताकत देता है, पावर देता है कि वो किसी भी फैसले का, किसी भी कानून का रिव्यू कर सकें, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। तो आप सब, कोई बहुत से लोग देखता हूं सुप्रीम कोर्ट को गाली गलौज कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे होंगे। आप भारत का संविधान जानते होंगे तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। जैसे संसद के पास कानून बनाने का पावर है, वो कानून बना सकता है, कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता। तो उसी तरह 142 ये अधिकार देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे। आप बेवजह में जजों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हें हक है, या तो 142 खत्म कर दो, वो नहीं कर सकते, अभी है 142, तो आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना है। तो मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। बीजेपी लोगों से छीनना जानती है, बीजेपी लोगों से उनकी जेब से पैसा निकलवाना जानती है। अभी इन्होंने वक्फ की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं, इसलिए केवल ये छीनना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है। ये स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो देश में एक इंप्रेशन बना रहे थे कि किसी तरीके से इस पे इंटरिम ऑर्डर हो जाए और एक चीजें हो जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, फिर और पिटिशनर्स को टाइम दिया है, तो निश्चित तौर से स्वागत योग्य। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानव में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज मोदी जी और उनके नफरती चिंटुओं को एक गहरा धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से। मुझे लगता है कि जो सुनवाई बढ़ रही है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और संविधान के दायरे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा और ये जो नफरत फैलाने की इनकी कोशिश है उस पर रोक लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे घंटे की सुनवाई के बाद ही इस पर अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। उम्मीद है कि 5 मई को इस पर सुनवाई दोबारा से शुरू होगी, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर भारत सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। तब सरकार का रुख स्पष्ट होगा कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद सरकार क्या रुख अख्तियार रखती है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं, सीबी पांडे साहब फॉर्मर जज हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, सुलेमान मोहम्मद खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा हमें ज्वाइन करेंगे, संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, SM अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। सीबी पांडे साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं। क्या जो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि इसकी कानूनी पेचीदगियां, ऑर्डर की जो कुछ भी हों, फिलहाल इसको लेमैन की भाषा में क्या हम कह सकते हैं कि अभी के लिए ये कानून अटक गया है? अभी के लिए क्या, मैंने 7 दिन के लिए तो लटक गया है। 7 दिन कहिए, क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर है और उन्होंने सिर्फ 7 दिन के लिए कहा है, नहीं मतलब अगली डेट तक, 7 दिन मत कहिए,
उसको उस आर्टिकल जो 5 तारीख को लगा, 5 मई को, तब तक तो ये लटक गया है। और इस प्रोविज़न जो जिन जिन प्रोविज़न के बारे में उनके उसकी ऑपरेशन तो नहीं रोका। देखिए, इसमें एक समझने की बात यह है कि इस पूरे कानून को तो कोई रद्द किया नहीं गया है, न स्टे किया गया है, न किसी प्रोविज़न का स्टे किया गया है। सिर्फ उस प्रोविज़न के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी है उसको उन्होंने स्टे कर दिया है कि अगले सुनवाई तक के लिए। ये ऐसा होता है कि एक बार सुनवाई के लिए दे दिया है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को ये स्टे को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जब अगली सुनवाई होगी, कई दिन चलेगी, तब तक उसको चालू रख सकते हैं। तो संभव ज़्यादातर यही होगा कि ये जो प्रोविज़न पर स्टे हुआ है वो जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी, मैं समझता हूँ ये तो स्टे ही रहेगा। एक फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो प्रोविजंस हैं ये स्टे रहेंगे। इनके नॉर्मली इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड लॉज में कोर्ट से एक बार स्टे हो गया तो अब कोई वजह नहीं लगती कोर्ट की, कोर्ट स्टे ख़त्म करके सुनवाई करेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इंटरिम ऑर्डर बढ़ता रहेगा डेट, हर हियरिंग डेट के लिए, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। आई हैव नो आइडिया। बढ़ता रहता है, इसीलिए ऐसा प्रतीत नहीं, ऐसा है कि इसे इन्होंने कोई हियरिंग के बाद स्टे नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा, जो सॉलिसिटर जनरल थे, कि हमको आप टाइम दीजिए काउंटर फाइल करने का। तो ऐसे मामले में जब सरकार खुद ही मांग करती है कि हमको ऐसा टाइम दिया जाए, तो कोर्ट कहती है कि ठीक है, जब आप टाइम ले रहे हैं तो इन प्रोविजन को मैं समझता हूँ कि उचित है, इसको तब तक इसको स्थगित करते हैं, इस पर हम सुनवाई नहीं देंगे। थैंक यू सर। अगर ये टाइम नहीं मांगते और कहते कि नहीं हमारी बहस सुनिए, तो फिर जो तो भी आदेश आता, तो बहस सुनने के बाद जो इंटरिम आता वो नॉर्मल नहीं बढ़ता है। अब अगले तारीख को वो कहेंगे कि साहब कि हमने काउंटर फाइल कर दिया, हमारे सुन लीजिए, लेकिन तब भी नॉर्मली यही होगा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी वो स्टे चलता रहेगा। ऑलराइट, आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये तो बनाते समय आपने चूक कर दी कि वक्फ बाय यूजर्स और जो वक्फ काउंसिल यानी परिषद है उसमें आप गैर मुस्लिमों को भी जोड़ रहे थे, जिस पर कोर्ट को बड़ा एतराज है और फिलहाल यथास्थिति हो गई है, कानून फंस गया है आपकी गलतियों के चलते। ना कोई गलती हुई है, ना कोई कानून फंसा है, ना कोई स्टे हुआ है। कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया है। सरकार ने जो जवाब दिया है उसको अपने आदेश में दर्ज किया है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि अभी फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने कहा, और इसके बाद रजिस्टर्ड और नोटिफाइड जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको डी नोटिफाई करने का कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड और नोटिफाई नहीं है उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना है कि कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। तो अभी तक जो ये था कि जो ट्रिब्यूनल फैसला दे देगी वही मान लिया जाएगा। हम भी तो यही कह रहे थे कि कोर्ट जो फैसला करेगी आखिर ऐसी स्थिति का निर्माण सुन लीजिए ब्रिजेश जी, आपको एक सप्ताह का समय इसके अलावा से मांगना पड़ा। बिल्कुल, कोर्ट ने जो क्वेरी की है हम बाकायदा उसका हर एक पॉइंट पे जवाब देंगे। कोर्ट ने ना तो कोई स्टे लगाया है, यहां तक तो ये लोग मांग कर रहे थे कि पूरे कानून को ही रद्द कर दिया जाए, असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं रद्द करेंगे, असंवैधानिक भी नहीं है। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 का हवाला दिया, कोर्ट ने कहा आर्टिकल 26 तो धर्मनिरपेक्ष है। और जो लोग आर्टिकल 26 की बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी, मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने ठीक से फिर पढ़ा नहीं है। कोई भी मौलिक अधिकार जो आपको मिले हुए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। और आर्टिकल 26 में भी प्रावधान है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार को लेकर सरकार कानून बना सकती है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में माना है भी उस पे तर्क प्रस्तुत करें। बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं, फैक्ट ऑफ द डे है, वो ये कहता है कि ये कानून जुड़ा मामला फिलहाल के लिए फंस गया है, लटक गया है। और दो सबसे एग्जीक्यूटिव बड़े प्रोविजन जो आपने किए थे वो दोनों आपने खुद ही कोर्ट से कहा कि हमें साहब समय दे दो। ये तो एम्बैरेसमेंट हो गया। नहीं ब्रिजेश जी, हमने कोर्ट की जो क्वेरी है
उस पर समय लिया है। क्या और समय? ब्रिजेश जी, जब आप एक चीज कानून बना जो दिए, लोग कह रहे क्लैरिटी हैं हो गई, एक तो ये why 7 days धार्मिक time? संस्था नहीं है, सुन लीजिए, मुझे केवल एक और बात ये बताइए। जमीन के प्रबंधन से जुड़ा Let's- मामला है। let- और एक सुनिए, डिबेट करते ये हैं। सिर्फ डिबेट ब्रिजेश जी करते सुन हैं। लीजिए प्लीज। आप सुन लीजिए। तो ऐसा जब आपने कानून बना दिया, ब्रिजेश जी, आप खुद ही क्लियर हो गए प्लीज कि मेरी सब बात कुछ सुन लीजिए। क्लैरिटी है, तो देन आपने 7 दिन का समय क्यों? आप तो एक्सप्लेन करते जाते। आपको क्या कंफ्यूजन था जो 7 दिन का समय मांग रहे हो? नहीं ब्रिजेश जी, कोर्ट ने Correct? जिन जिन सही मुद्दों सवाल पर है। क्वेरी मांगी है, हम उन मुद्दों पर क्यों? कोर्ट में क्वेरी देंगे। कोर्ट ने पूरी तरह से कहा है कि यह असंवैधानिक नहीं है, इसके प्रोविजंस को हम निरस्त नहीं करेंगे। तो जो लोग झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, और ब्रिजेश Thank जी एक you. चीज और कह दूं कि ये सर, thank you, वक्फ सर। का जो मामला है सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मामला नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि जिनकी जमीनें छीनी गई हैं उनमें अन्य धर्म के लोग भी हैं। हाँ। तो कैसे हम भाई, ऐसे छोड़ मुद्दे दें क्या रहे कि हैं? बोर्ड में केवल मुसलमान कांड भी होंगे किए हैं। और उनकी धन्यवाद दया सर। पर हम बाकी धर्म के बहुत लोगों को शुक्रिया छोड़ सर। दें जिनकी जमीनें यही वो इंटेंशन था जिसको कोर्ट ने कैसी पकड़ बात कर लिया रहे है हैं ये आपका। लोग। और इसीलिए। वक्फ बाय यूजर, और कहा नहीं, कि सुन कोई भी लीजिए, गैर हिंदू, सुन लीजिए, गैर वक्फ मुस्लिम बाय आने न यूजर पाए। की बात हो रही है। ये कह रहे हैं हम Thank you, कागज सर। नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो इस देश में बहुत सर। से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बहुत दिन से यूज हो रहे हैं, फिर उनकी भी बात होनी चाहिए। तो सर फिर यही वहां चीज तो आप आप कागज सुप्रीम- मांगने लगते हैं सर, एक कि नहीं, वहां सेकंड। के कागज दिखा दो। आप कागज नहीं उत्तेजना दिखाएंगे, की दूसरों कोई से कागज आवश्यकता नहीं मांगेंगे। है। आपको सर ये करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही से रखना है। जो आज आपसे चूक हो गई, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुप्रीम अनूप कोर्ट संडा में जी को आमंत्रित बाकायदा करता हूं। ब्रिजेश जी बहुत जी, बेहतरीन धन्यवाद सर। तरीके से पक्ष कृपया रखा सहयोग करें जाएगा। सर। लेकिन धन्यवाद जो सर। लोग झूठ फैला धन्यवाद रहे सर। हैं, जो लोग कृपया गुमराह सहयोग करना चाह करें रहे सर। हैं, ये फैसला उनके लिए आप एक उत्तेजित मुंह पे ना हो सर, तमाचा है। थोड़े ही वक्त का स्टे अभी पांडे जी बता रहे थे। अनूप संडा मेरे साथ मौजूद है। अनूप जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। ये तो कह रहे हैं कोई स्टे नहीं नहीं, है। है ही नहीं ब्रिजेश जी। देखिए, ये एक हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती, खिसियान मिलार खंबा नोचे। हैं? खिसियान मिलार खंबा नोचे नो नो नो, डोंट यूज दिस टाइप लैंग्वेज प्लीज। कहावत है। अगर आप कह रहे हैं तो उसको वापस ले लेता हूँ। अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि कोई स्टे है ब्रिजेश ही जी, नहीं। ये लोग यही नोच रहे हैं इस समय। अब आनंद जी, कौन लोग सर? आनंद सपा जी। वाले या मुसलमान? एक सेकंड सर। यही विपक्ष वाले। अच्छा ठीक, हाँ बोले सर। आनंद जी के हर बात को मैं शिरोधार्य करता हूँ, जो भी ये बोलना चाहें, लेकिन इन्होंने कहा कोई स्टे है ही नहीं। आपने खुद बताया, खुद पढ़ा और सारी चीजें स्पष्ट कर दी। देखो मैंने तो कहा फंस गया। इनकी safer word चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चलने वाली सरकार के जो सांप्रदायिक मंसूबे थे, उसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाम लगाने का काम किया है। ये चाहते थे कि इस देश के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करके इस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा अच्छा, ये करें। मुसलमानों के खिलाफ है ये वाला? अच्छा, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, अब आनंद दुबे जी तो अभी भी नहीं समझ पाए हैं। वो तो अभी भी बता रहे हैं कि जनहित में इसको सब नहीं, कर ये रहे कह रहे हैं। हैं लेकिन दूसरे धर्म वालों की ये जमीन जितने कब्जा है। जितने मुद्दों से लोगों को आहत करना चाहते थे और अधिकारों को छीनना चाहते थे, उन सब पर तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। अब कलेक्टर को आपने सर्वसर्वा बना दिया था, कलेक्टर को उन्होंने सीमित कर दिया, अभी निर्णय लेने से रोक दिया। उन्होंने कह दिया कि वक्फ बाय यूजर चलेगा। साहब, 13वीं सदी की संपत्ति है, 14वीं सदी की संपत्ति, उसका दस्तावेज कहाँ से आएगा? ये सारे सवाल, जितने भी सवाल थे, डीनोटिफिकेशन को रोक दिया उन्होंने। तो जिन सवालों पर मूलतः आपत्ति थी लोगों की, उन सारे सवालों पर तो उच्चतम न्यायालय ने राहत दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, शुरुआत उन्होंने कानूनी पक्ष से की और अंत में होते होते अपने एजेंडे पे आ गए। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी। तो इनका कुल मिलाकर के पानी किधर भी बहाइए और जिधर ढाल होगी उधर जाएगा। तो राजनीतिक हमारे मकसद से कानून लाए गए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, सरासर कह रहा हूँ, राजनीतिक मकसद से लोगों की भावनाओं को उभार करके, देश में तनाव पैदा करके और उस तनाव की आड़ लेकर के लोगों के वोट को तो उसके ठगने की साजिश बेनिफिशियरी है। तो आप भी हैं। एक सर्टेन वोट बैंक का वोट आपको चाहिए, तो इसीलिए आप क्या इसी की मुखालफत कर रहे हैं ब्रिजेश भाई, ताकि आपको एक मुसलमानों को बात वोट मिले? बताइए, एक बात बताइए। हमारे बगल में हमारे संघ के मित्र बैठे हैं और उसी संघ की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और संघ की जो बाइबिल है, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, उस किताब का एक अरे अध्याय मैं कहता वक्त है पे कि बात करने आप RSS पे चले भारत के Thank you, आंतरिक sir. खतरे हैं मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर तो क्या शैलेंद्र हम ऐसा शर्मा- नहीं समझ सकते कि अगर सर, thank you, सरकार sir. ऐसे कानून ला रही है तो सर उसके समय पीछे की उसकी पालना नीयत करें क्या सर। है? आनंद जी, आपको वेट करना पड़ेगा सर, अपनी बारी में बोलें प्लीज सर।
मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन सर पहला राउंड चल रहा है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी स्वागत आपका। शैलेंद्र जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब कैसे होगा? अच्छा ये वकील भी हैं तो जो बोलेंगे हलफनामे के साथ बोलेंगे, बोलिए। वक्फ कानून बनने के बाद में पूरे देश से लगभग 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में योजित की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर 72 याचिकाएं देश के विभिन्न हिस्सों से आई हैं, और परसों पहले दिन अगर फ्रेश मैटर पे सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, उसके बाद में आज वो कंटिन्यूएशन में रहा। अब निश्चित रूप से अगर देश में विभिन्न तथ्यों के साथ में विभिन्न आधारों पर अगर कोई याचिका आयोजित की गई है और एक नहीं 72 याचिकाएं, तो निश्चित रूप से सरकार को देश के अलग अलग हिस्सों से इंस्ट्रक्शन लेकर के, नैरेटिव लेकर के, उसका उचित उत्तर तैयार करके उसको हलफनामे के साथ में उसको फाइल करना पड़ेगा। ओनली 5 याचिकाएं ही सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए स्वीकृत हुई। ये ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो कानूनी मुद्दे हैं, जो उसके आधार हैं, उसको उन्होंने सबको emphasize नहीं करते किया हुए उन्होंने जिसका कॉग्निजेंस लिया कि इसमें कुछ कानूनी मुद्दे हैं, उसका उन्होंने चयन करके उसको विषय को आप आगे क्या मानते हो, ये बहस करने के लिए रखा है? आनंद दुबे से कोई चूक हो गई कानून बनाते वक्त, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया? नहीं, अभी कोई चूक नहीं हुई है। अभी तो शुरुआती दौर में बहुत इनिशियल स्टेज पे सुनवाई है, दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरम डायरेक्शन दिया कि आप डिनोटिफाई नहीं कर सकते, आप काउंसिल में गैर यूजर के विषय को आप नहीं, लेकिन ये सरकार का तीसरा कार्यकाल है। सरकार अगर जल्दबाजी में होती तो ये कानून पहले ही आ जाता, लेकिन तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश नहीं होता तो उसके बाद भी अभी अच्छा, आप तो सरकार इस वकील हो, प्रकार से किसी को अपदस्थ करने के आप तो शपथ लिए हुए व्यक्ति हो, आप तो शपथ लिए हुए व्यक्ति हो, फंस तो गया ना कानून? जी नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा है। अभी इस पर सुनवाई होना बाकी है। अभी हमारे मित्र कहते थे 14वीं 15वीं शताब्दी के विषयों को लेकर के कागज कैसे आएगा? आप सर कुछ भी 1528 में अगर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर का विध्वंस कर दिया, उसके कागज ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सर धन्यवाद। और आप संविधान की बात करते हैं, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के केस में फैसला करता है, आप उसको संविधान को आप संसद में पलट देते हैं, तब आप संविधान के सम्मान की बात नहीं करते। धन्यवाद सर। तो यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। नोट कर लिया सर। ये लास्ट लाइन में आके खुले हैं आप, शुरू में तो आप लपेट के शुगर कोटेड बोल रहे थे। एसएम अशरफ बहुत जाने माने स्कॉलर है, मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब स्वागत आपका। जी सर। इंसाफ हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? मुसलमानों की दलील में कुछ तर्क है क्या, तथ्य है? मुसलमानों की दलील में तो इतना तर्क था कि कल इसको एंटायर जो अमेंडमेंट थे सब स्टे ही हो जाना चाहिए था। तर्क में तो इतना दम है, लेकिन आज हुआ क्या? ये स्टे बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इस बात से एग्रीड हूं कि स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव और किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने खुद पेशकश की कि साहब हम ऐसा कर देते हैं, अभी रुक जा रहे हैं, आप इसको जो है प्लीज हमको 1 हफ्ता दे दीजिए। कल एक रेगुलर रहे थे 15 दिन, उसने कहा नहीं 15 दिन तो नहीं मिल सकता। इनकी मंशा क्या थी कि 13 तारीख को उनको रिटायर होना, 15 दिन मिलेगा, 15 दिन फर्दर मिलेगा जवाब देने के लिए। पूरा महीने, अब 13 मई को रिटायरमेंट है जो है चीफ जस्टिस का। ओके, तो ये कल 5 को सुनवाई उन्होंने कोशिश किया, और चीफ जस्टिस ने भी कहा डे टू डे सुनेंगे। वो 15 दिन मांग रहे थे, 15 दिन ये मिलता है, फिर रिजॉइंडर मिलता है, मालूम है टाइम निकल गया, फिर आगे कोई बेंच आती तो देखा जाता। इनका पहला मंशा तो ये था, उसमें फेल हुआ। अगर 7 दिन में जवाब आ जाता है तो अब तो आना है, अब तो 5 मई को डेट फिक्स कर दी। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारा कहना यह है कि आपकी मंशा क्या है। हम तो ये चाहते थे इंटायर जितने अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट तो वैसे इन्होंने किया, एक चोरी कर लिया। तो जब चोरी से आपने अमेंडमेंट किया हुआ है तो ये पूरा इंटायर बिल ही पे स्टे होना चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको डिसाइड करे। क्योंकि ये जो रिलीफ मिली है, अभी रिलीफ नहीं मिली ना हमको, अभी 5 तारीख को मिलेगी ना। अभी तो रिलीफ कहाँ है? अभी तो आपने कहा कि साहब ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया कि ठीक है भैया बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब जाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद जो रिकॉर्ड पे ले लिया तो आप तो ऐसा करोगे नहीं। अभी रिलीफ ही नहीं मिली है। अभी 5 तारीख को क्या रिलीफ मिलेगी ये भी देखने की बात। फंसा कि नहीं फंसा? फंसा क्या? तो फंसी गया है। 5 इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं, मैं जो मेरा सोचने का तरीका अलग है, आप समझते हो बड़ा, मैं बिल्कुल नहीं खुश हूं। मैं तो देखूंगा 5 तारीख को क्या होता है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है किसी भी तरह से इसको लपेट के टालने की और उसको आगे किसी तरह से लेके जाने की, अब इनकी एक ही मजबूरी बन रही है। अच्छा, मैं सोचा आज बताशे वगैरह बांटोगे, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, बताशे तो बांट रहा हूं ना आपको सामने। और ये बताशे वाली बात तो मैं आपको बता रहा हूं जो उन पहलुओं में नजर कम लोगों की गई है
मेरे नजर में उसकी बहुत अहमियत है, और इसी भी इस बात के लिए इसकी अहमियत है कि अभी तो सवाल है, अगर एक बार इन्होंने तो वक्फ बाय यूजर इसको, ये फिलहाल अभी इस पर स्टेटस को रहेगा, करेक्ट? हाँ फिलहाल मैं स्टे की बजाय स्टेटस को कह देता सरकार हूं। ने, हाँ स्टेटस को, स्टेटस को वर्ड ज्यादा सही है। स्टेटस को, जिसको सरकार ने कहा कि साहब हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं। हाँ। 3 पे मेन मुख्य ऑब्जेक्शन था। ओके। मेरा एतराज ये था कि इसको उपयोगकर्ता वाले वक्फ, सीजीआई को, सच्ची बात ये कोई खाली 3 पॉइंट हमारे लिए है, अरे पूरा इंटायर अमेंडमेंट ही है हमारे खिलाफ है। और इसलिए सोचना, अभी देखिए क्या बोल रहे अटल जी, अभी कह रहे हैं साहब पुरानी संपत्ति, आप उसको अरे ये देखो अरे ओवैसी भाई साहब, एक बिल ले आओ ना। ओवैसी साहब को देखो, 2014-19 में सर 300 से पार थे, एक बिल लाते कि जितनी संपत्ति आजादी के पहले की सब शत्रु संपत्ति हो जाएगी, अच्छा सब कब्जा कर लेते हैं आप लोग। एक सवाल ले लो, ओवैसी साहब भी तो थे आज कोर्ट रूम में। हाँ तो भैया ओवैसी साहब थे, क्या क्या किया वो असीम भाई बैठे हैं, पर वो याचिकाकर्ता के रूप में थे, हाँ। बैरिस्टर के रूप में नहीं थे। अभी तो ये बताएंगे क्यों नहीं, तो सवाल आप क्या चाहते हो कि वो बैरिस्टर रहे? नहीं नेचुरल बात है, वो एक काबिल लर्नेड आदमी है, वहां थे तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिस्कशन किया होगा, अपनी बात की होगी। अब उस पर मैं क्यों ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? उस पर नहीं बोलेंगे, मैं कुछ बचा के इनके लिए रखता हूँ, ये बोलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं आसिम वकार, काफी देर से बहुत से लोग प्रतीक्षा रहते हैं उनको सुनने के लिए। हजरत आज कुछ गमगीन लग रहे हैं। नहीं सर, मैं तो सोचा खुश होंगे आज। नहीं सर, एक नेता को बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए, ना खुश होना चाहिए ना गमगीन होना चाहिए, हमेशा विचाराधीन मामलों में विचार करना चाहिए। इस पे क्या विचार किया जो आज हुआ? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, जज साहब को भी सुना, ये इंटरिम इंजंक्शन है, परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर अभी नहीं आया है। बात को समझिए, जो प्राविधान थे इस कानून में नए वाले, जो बिल लेके आए थे, जो कानून बनाया है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, अपोजिशन, देशभक्त, सेकुलर लोग, ये प्राविधानों में जो उन्हीं ने गलतियां की थी उसके खिलाफ थे हम। इसीलिए पूरे देश में जो जेपीसी बनाई गई थी, उसने पूरे देश में जाकर हर स्टेट में मीटिंग्स की। हर मीटिंग्स में लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पाल साहब ने, जो जगदम्बिका पाल साहब हैं उन्होंने। और वो बिल, जब आपको सुझाव नहीं लेना थे लोगों के, अमेंडमेंट्स चाहिए नहीं थे, तो आपने मीटिंग्स करके इतना वक्त बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद किया सरकार का। नहीं करना चाहिए था आपको, आपने सारे सुझाव किनारे फेंक दिए और उसके बाद में आपने वो बिल पेश कर दिया। अब आपको बताते हैं, देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है और विरोध कहाँ कहाँ है, और जो विरोध मुसलमानों ने किया था उन्हीं पॉइंट्स पर आज जो रिलीफ है उस पर भी रोशनी डालें। बिल्कुल डाल रहा हूं सर। मोदी जी ने कहा कि हम एक बहुत सख्त कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमानों की ज़मीनें, वक्फ की ज़मीनें जो कब्जा कर लेते थे लोग, बच जाएंगी। ओवैसी साहब ने बहुत से अमेंडमेंट दिए थे और बहुत से उन्होंने साइटेशन लगाए थे, लेकिन सब खारिज करके पाल साहब ने उनको सब रद्दी की टोकरी में डाला। आप समझिए, मोदी जी कह रहे हैं बहुत सख्त कानून बनाया है, कब्जा कोई नहीं कर पाएगा, जो कब्जा किए हुए है उससे ज़मीन लेंगे। कानून समझिए आप इनका। पहले जो वक्फ का जो कानून था उसमें 2 साल की कैद नॉन बेलेबल ऑफेंस था और 2 साल की कैद थी। मोदी जी का जो सख्त कानून है वो ये है कि जो कब्जेदार है उसको बेलेबल ऑफेंस है और 6 महीने की कैद। अरे समझिए पूरी बात आप। तो आप क्या चाहते हो, 7 साल की सजा हो जाए? लिमिटेशन एक्ट समझिएगा। पहले का कानून ये था कि वक्फ की ज़मीन जो अल्लाह के नाम की गई थी उसको कोई अपने कब्जे में नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। मोदी जी का जो कानून है वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या 12 साल से अधिक पीरियड से किसी वक्फ की ज़मीन पर काबिज है तो वो उसका मालिक हो जाएगा, मालिक बना देंगे उसको। ये लिमिटेशन एक्ट है, हम लोग का इस पर विरोध था। मोदी जी कहने लगे कम से मोदी जी बोले कि इसमें 2 महिलाएं रखना पड़ेंगी आपको परिषद में, जी काउंसिल में। हाँ, 2 महिलाएं रखना पड़ेंगी। जो पहले का कानून था उसमें कम से कम 2 महिलाएं थीं, ज्यादा भी रख सकते थे सर आप। मोदी ने लिमिट कर दी, पहले 2 से ज्यादा हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। मोदी जी करे नहीं, सिर्फ 2। तो मोदी जी ने हल्का कानून बनाया, आप चाहते हैं और सख्त बन जाए? सुन तो लीजिए सर, सुन तो ये लीजिए, सख्त कानून सुन तो लीजिए। मोदी जी कहने लगे कि मुसलमानों के जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनमें 2 हिंदू मेंबर भी होंगे। सेकुलर देश है मोदी जी के लिए, तो हम लोग का कहना यह है जो सेकुलर है मोदी जी के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपके लिए भी सेकुलर, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाया और हम लोग का भी यही कहना था कि अगर आप
हमारे वक्त में दो हिंदू रखना चाह रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ जैसे जो बोर्ड बने हुए एंडोमेंट, उसमें आपने कितने मुसलमान रखे हैं? मैं आपके चैनल पर मांग उठा रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर साहब, संजय निषाद साहब और डिप्टी सीएम मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य साहब को, जो काशी विश्वनाथ का जो बोर्ड है उसमें उनको हिंदू हैं तो हो ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी तो बनाइए सर, आराम से हो यार। जाएंगे। टीवी पे हिंदू थोड़ा ना मानेंगे हम, हाँ। कि टीवी पे आपने हिंदू मान लिया, मंदिर में घुसोड़िए उनको, वहां उनको अरे मंदिर हमेशा बनाइए। जाते हैं, और मैंने देखा है केशव अच्छा, प्रसाद मौर्य, अभी संजय निषाद अलग से पूजा अरे सर, करते हैं निकाल रहा वहाँ हूं पे। अभी आपका, अभी आपसे आपने शायद देखा अरे नहीं सर, सर। आ रहा हूं अभी। देश में एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। ये बैठे पंडित जी, एक दुबे जी बैठे, एक आप पंडित जी बैठे। जरा वहां का प्रसाद बना के दिखाइए मुझे आप। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो प्रसाद है, रीति रिवाज है, उसको लेकर कौन सी आप बात कर रहे हैं? कौन बना सकता है? आपके रीति रिवाज है। आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां की जो सुबह की आरती होती है ना, और जो अभिषेक होता है भगवान का, आपको शायद पता नहीं, वो ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को किया जाता है। सर, बात और यादव बात फैमिली मुझे- करती है। अरे मुझे तो उड़ीसा बात कर की। लेने दीजिए पूरी। आप जिधर बात ले जा अरे रहे हैं, मुझे यादव लोगों को अधिकृत किया गया है और वो लोग करते हैं वहां पे, एक कम्युनिटी करती है। मुझे सर। पूरी बात तो कर लेने दीजिए। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में प्रसाद कौन बनाता है, इट डजंट मैटर। आयंगर पंडित बनाते हैं, आपको नहीं पता है, और उसके अलावा बना नहीं सकता कोई। अब आपको बताते हैं, मोदी जी मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मसला ये है कि बैरिस्टर साहब आज कोर्ट में थे। सर, अरे सर, तो आर्गुमेंट क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ खड़े रहने के लिए गए थे? वो बता रहा हूं आपको। मोदी जी बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत की नाली में बह रहा उनका प्यार, स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, टपक रहा है सर। स्क्रिप्ट सुनिए, बोल रहा आप सर मोदी जी की सरकार ने जो 22-23 का जो कौमी तरक्याती जो बजट पेश किया था, उसमें मुसलमानों के तो बैरिस्टर साहब को डेवलपमेंट के लिए चाहिए था कि 17 करोड़ रुपए आज कोर्ट में खड़े होकर वो आर्गुमेंट करते। सर 17 वो करोड़ तो केवल रुपए, दर्शक दीर्घा में बैठे चला थे। जाऊं सर उठकर? अब आपकी जनता ये नहीं सुनना चाह रही जो आप कर रहे हैं। क्यों नहीं सुनना आप पढ़िएगा चाहती? कमेंट, वो कहेगी आपको लोग ये सुनना चाहते हैं। नहीं, वो आप कहेंगे उसकी तुलना नहीं, ये दिखाता है डिबेट कि से। आप कितने स्केपिस्ट हैं, आप भाग रहे हैं मुद्दे से। आप ये बात कह के उसको एक लाइन कंपेयर भी नहीं तो कर कहीं नहीं सकते बोला, वक्त वालों में, किसी और मुद्दे पे गए ही नहीं मैं कि वो हाँ कौन सी कम्युनिटी के। अरे मैंने तो बताया कि यादव लोग जगन्नाथपुरी में प्रसाद चढ़ाता है सर, आपको शायद पता नहीं। सर आप बोल लीजिए पहले, फिर बोलूंगा। तो मुझे ये बता दीजिए कि बैरिस्टर साहब ने आज आर्गुमेंट क्यों नहीं किया? नहीं, बैरिस्टर साहब ने अभी मैं समझता हूं कि एक वकालत करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल, उनका नहीं है। नहीं, वो नहीं होगा। बात बैरिस्टर वाली बात हटा लीजिए। नहीं, पढ़ना अलग की बात है, वो डिग्री है उनके पास। थैंक यू सर, चलो क्लैरिटी तो दी आपने। नहीं, डिग्री है उनके पास जी, लेकिन वीरेन जी भी आ गए, उनकी तरफ से बहुत से लोग नहीं सुन। बहुत शुक्रिया सर, मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं, ये लाइन बोल के जाऊंगा। अच्छा, अरे बोलो। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 17 करोड़ रुपए का कौमी, अरे वो बोला आपने, बड़ा वायरल है वो। सुनिए सर, 17 करोड़ रुपए, 22 करोड़ मुसलमान है, 77 पैसे प्रति मुसलमान में डेवलपमेंट करेंगे। हुआ होगा सर, तभी तो तरक्की दिख और रही वो भी है। 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, 16 करोड़ खर्चा भी नहीं किया। 77 पैसे आए, 1 करोड़ खर्चा किया। वीरेन जी आ गए डिबेट में। वीरेन जी, सर वीरेंद्र जी आए, कोई भी, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। कितना बोलेंगे सर? 5 मिनट से तो आप ही बोल रहे नहीं हो। सर, वीरेन जी, आपने स्वागत नहीं बोलने दिया आपका। आपने बोले असल में आज आप स्क्रिप्ट लेके आए हो, आज इंटरेक्टिव डिबेट नहीं कर रहे हो। मैं वीरेन जी को आमंत्रित करता हूँ। वीरेन जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि कानून फंसा कि नहीं फंसा? देखिए, कानून तो फंसा साफ है, स्टे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रोक तो है ही है ना, कि आगे ये काम ना करना, आगे ये काम ना करना, अभी ये ना करना, अभी 5 दिन ना करना। तो वो एक तरह से रोकी है जी। बहुत सीधी सी बात है। साफ है कि वक्फ की संपत्ति जैसी थी वैसी रहेगी। जो संपत्ति की स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, कोई उसका समीक्षा नहीं होगी, और बोर्डों में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये बातें आई हैं, लेकिन भारत में जब वक्फ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि साहब वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संपत्ति है और बड़ा उसका दुरुपयोग हो रहा है, और मुतवल्ली से लेके तमाम लोग वक्फ संपत्तियों में, बड़ी बड़ी गारों में और कारों में पैसे वाले हो गए, घूमते हैं। अब वक्फ बोर्डों की हालत खस्ता है, गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बात सही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो ये
नया एक्ट है, इसमें वक्फ परिषद में 22 सदस्यों के रखने की व्यवस्था की गई है और इसमें से मात्र 8 सदस्य ऐसे होंगे जो मुसलमान होंगे जी। बाकी 2 जज होंगे, वो मुसलमान होंगे या हिंदू होंगे, बाकी अदर कम्युनिटी के लोग होंगे। तो 22 में अगर 8 सिर्फ मुसलमान रहेंगे तो ये आपत्ति जताई गई कि इससे धार्मिक संस्था में बहुमत विपक्ष का हो जाएगा और वहाँ पर गैर मुस्लिम का बहुमत हो जाएगा जो धार्मिक संस्था के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इस पर कोर्ट ने इस पर पूछा है सरकार से। देखिए, सारा मामला तो यही है कि मुसलमानों के साथ इस मामले में भेदभाव हो रहा है। इस वक्फ कानून को लेकर जो मुसलमान नेता हैं या जो लोग हैं जो आपत्ति कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ गैर मुस्लिम लोग डाले जा रहे हैं, आपके यहाँ ट्रस्टों में जो दूसरे ट्रस्ट हैं वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है जी। इन्हीं सब चीज़ों पर विरोध चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार, राज्य कोर्ट में ये कहा गया कि सरकार ये कह रही कि जो 5 साल मुस्लिम हो वो वक्फ कर सकता है। उनकी आपत्ति है कि कोई भी सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि कौन मुस्लिम है, कौन किस धर्म का, कितने साल से है। दूसरा, जो डीड नहीं अभी बात आई थी कि सैकड़ों साल पुरानी संपत्तियां हैं, इनकी कोई कागज नहीं है, इनकी प्रामाणिकता कैसे रहेगी। तो बाई यूजर वाला जो मामला है कि अगर वो प्रयोग में आ रही हैं तो उनको माना जाए वक्फ है, उनके लिए कागज ना मांगे जाएं। तो बाई यूजर वाला मामला जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट में दलील दी गई कि अगर ये खत्म होगा तो इससे काफी हंगामा होगा, काफी बवाल होगा, काफी परेशानियां आएंगी। ब्रजेश जी, लोग ऐसा कहते हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ के पास है। वक्फ के पास इतनी जमीन है कि 3 दिल्ली जैसे शहर बसाए जा सकते हैं पूरे देश में। तो ये बहस चलती रहेगी, लेकिन धार्मिक आधार पर जिस तरह से संस्थाओं को काम करने की अनुमति दी गई है, सरकारी कंट्रोल से उनको बाहर रखा गया है, उसमें वक्फ के ऊपर जब से कानून बना है तब से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इस देश में जो आर्टिकल 9 और 14 है संविधान का, उसमें एक समस्या ये पैदा हुई है जिसका आज हवाला दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो वोहरा समुदाय है उसके लिए एक अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की बात भी कही जा रही है, जो बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 सांसदों को अभी तक परिषद में सरकार रखती थी, लेकिन अब वो 3 सांसद गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, ये भी एक व्यवस्था है। सीएजी ऑडिट होगी तो स्वाभाविक है कि सरकार की निगरानी होगी। राज्य सरकार प्रॉपर्टी के लिए सर्वे कराएगी, जिला कलेक्टर कराएगा तो हस्तक्षेप स्वाभाविक है बढ़ेगा। बोर्ड का जो प्रॉपर्टी के लिए कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा। सरकारी संपत्तियों के राजस्व के तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसका बाकायदा कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। वक्फ का मामला वही कमजोर हो जाता है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये सब चीजें ऐसी हैं, धारा 40 कहते हैं खत्म हो जाएगी जो बोर्ड वक्फ एक्ट में है, जिसके तहत है कि वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उनको सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये इस पर परिवर्तन हो रहा है जी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि समय के साथ कानूनों में तब्दीली लाई जाए, इसमें पारदर्शिता लाई जाए, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन चूंकि ये धार्मिक लोगों की निजी संपत्तियां रही हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें गैर धार्मिक लोग उनके आते हैं तो वहां पर आपत्ति होती है, बवाल होता है जी। अब सुधार की बात कहकर इस चीज को लंबे समय से चलाया जा रहा है कि सुधार पर लोग सहमत नहीं है। अभी तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को भेजेगी। कोर्ट का फैसला
5 मई तक सरकार के हाथ को बांधता है, एकदम साफ है। अब उसके 5 मई के बाद क्या निर्णय आएगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दिल्ली को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं जी, कुछ शायरों ने अपने अपने हिसाब से कही हैं जी, कंक्लूड आप करें सुनिएगा जी। कि दिल्ली के दिल में क्या है कि जनाब कैफ ये दिल्ली है मीर गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। ओए बाय इंकलाब ज़माने के जोर से दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई और चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद। वाकई जफ़र के हाथ से दिल्ली निकल गई है। वकार साहब सुन रहे हैं आपकी इस बात को, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण क्विक राउंड शुरू करते हैं। फॉर्मर जस्टिस CB पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड एक समानांतर सरकार की तरह काम कर रहा था, जो सरकारी संस्थाओं और कानून से ऊपर काम कर रहा था, और इसे रेगुलेट किया जाना बेहद ज़रूरी था? अब देखिए, ऐसा है कि इसको ज़रा समझने की बात है। ये सब समझ रहे हैं कि ये वक्फ कानून जो है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इसको रद्द कर देना चाहिए। तो पर इसको तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संविधान में अभी जो हुआ है ये संशोधन हुआ है, कोई नया कानून नहीं है। नया कानून में ऑलरेडी वक्फ का कानून है, वो सालों से चल रहा है, उसकी वैधता मान ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाध्य माना है कि वो वैलिड कानून है। तो उसको तो ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये कानून ख़त्म होगा। अब सवाल उतना ही बचता है कि जो जो प्राविधान है ये संविधान के अनुकूल हैं कि नहीं है। तो उन प्राविधानों में कुछ अगर प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी होगी, कुछ कानूनों से किसी मौलिक अधिकारों का हनन होगा, चाहे वो धार्मिक अधिकार हो या धार्मिक अधिकार हो या प्रबंधन का अधिकार हो, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार हो, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और उसमें कोई डायरेक्शन भी देगा और उसमें संशोधन के लिए निर्देश भी दे सकता है और कुछ प्राविधानों को रद्द भी कर सकता है। तो आप बड़ा लिमिटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो बड़ा लिमिटेड है। और उतने ही सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि मैं इतने ही मामले में सुनूंगा, और वो 4-5 बिंदु बनाया, कहा इसमें बहस सुनेंगे। अब वो 4-5 बिंदुओं में कितना संविधान के विरुद्ध है सुप्रीम कोर्ट उसको करेगा। लेकिन समय के साथ कानून बदलता है, अमेंडमेंट होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मजबूती से कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कि ताकि उनको किसी का नुकसान न होने पाए, खासकर नुकसान न होने पाए। ऑलराइट, आनंद दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट में एक बार अगर जमीन वक्फ की घोषित हो गई तो उसे वापस नहीं ली जा सकती, तमाम तरीके की बातें कही गई। लेकिन हिंदुओं की जो धार्मिक स्थल हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी देखभाल के नाम पर तो सरकार उन्हें कब्जे में रखती है। ईसाइयों के मामले में दखल नहीं देती है, मुसलमानों के मामले में दखल नहीं देती है, सिखों के मामले में भी दखल देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उस पर आप कोई कानून नहीं बना रहे। आपका टारगेट सिर्फ मुसलमान क्यों है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं आसिम वकार को सुन रहा था। वैसे ये हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज या तो तबीयत ठीक नहीं है या फिर हो सकता है कि समझ ना पा रहे हो कि बोलना क्या है। आज कान खराब है। 2-3 चीजें कही, बोले अल्लाह के नाम पे। मैं तो कह रहा हूँ तबीयत ठीक है सर, आज आपके कान खराब है। तो अल्लाह के बंदों के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मुल्लों के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अल्लाह के लिए दान की गई चीज और मजे ले रहे हैं मुल्ले उस पे। अरे यही तो समझना है आपको, है? यही आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपने कहा मुसलमानों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। भैया, क्यों आपको अलग से सब कुछ चाहिए? आप पूरे देश का 140 करोड़ लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही है, क्या आप उसमें अलग है? क्या आपको मकान नहीं मिल रहा है, आपको शौचालय नहीं मिल रहा, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा, आपका बैंक खाता नहीं खुल रहा, आपका क्या नहीं हो रहा है? फिर आपको अलग से क्यों चाहिए? यही जो मानसिकता है ना कि सब कुछ अलग से चाहिए, प्रिविलेज्ड होना चाहिए, जो हो हमारे लिए विशेष हो, चाहे कानून हो, हमारे पढ़ने के संस्थान हो, सब कुछ हमारे लिए अलग से कर दो। मैं समझ गया कि आप खास मुसलमानों के लिए लाए हैं, लेकिन कभी विचार करिए कि इस देश में ईसाइयों के पास इतना प्रॉपर्टी, लेकिन देश संविधान से चलेगा। इतनी संपत्तियां ईसाई के अंग्रेज से लेके आए थे। बड़ी बातें कर रहे हैं ना आज ये विपक्ष, ईसाई इतनी लैंड का इंग्लैंड से लाए थे। जी, ये लालू यादव से लेकर और अखिलेश यादव तक जो लोग कह रहे हैं 7 मई 2010 को लालू यादव ने, लालू यादव का बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि संपत्तियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने पटना के डाक बंगला चौराहे का भी हवाला दिया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हुए जा रहे हैं। एक सवाल,
कभी सोचा है कि ईसाइयों ने इस देश की कितनी बड़ी प्राइम लैंड पर कब्जा कर रखा है? क्या इनके बाप दादे इंग्लैंड से लाए थे? इनसे भी वापस लो ना। नहीं ब्रिजेश जी, किसी के बाप दादे कहीं से लेके नहीं आए थे। ये जमीन भारत तो ईसाइयों के लिए कानून बनाओ। इतनी प्राइम लैंड है कि कागज नहीं दिखाएंगे। महात्मा गांधी मारे वो जब हम कहते हैं तो कहते हैं कागज दिखाओ, वो कहते हैं काशी का दिखाओ, मथुरा का दिखाओ, हर जगह का कागज दिखाओ, और खुद कहते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, हम इस्तेमाल मान लो। अरे आपका तो थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपने तो लिख के रखा सर, धन्यवाद। कब कहा आसिम, मैं आपका समय कब्जा किया। सरकार को देना चाहता हूँ। आपको कोई इतराज तो नहीं? मैं चाहता हूँ जो उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने पर्सनलाइज आरोप किया था। ओके, अच्छा बोले आप। देखिए मुझे 2-3 चीजें हैं ब्रजेश भाई। वैसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नहीं, मैं कुछ कहना चाहता था, मुझे महत्वपूर्ण आप बोले। मेरी आपसे एक इल्तिजा है। ईसाई वाली? नहीं, मैंने एक किसी की हिम्मत नहीं मैंने पड़ रही ईसाई का नाम ले अकेले। मैंने एक पूर्वांचल, सबकी हवा निकल गई ईसाइयों का नाम सुन। मैंने एक पता नहीं क्या ऐसा टेरर है ईसाइयों का। अटल जी बोलेंगे। ब्रजेश भाई सुनो, मैंने पूर्वांचल का एक मुहावरा सुनाया, आपने मुझे टोक दिया। अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या उनकी गरिमा के हिसाब से वो शब्द शोभा देता है उनको? कौन सा वाला था? अब मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता। मैंने इतराज किया। दूसरी बात, अभी आपने ईसाइयों की बात की, शैलेंद्र जी बगल में बैठे हैं। अभी पिछले हफ्ते इनके ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा है, रिलेट कर दिया, जिसमें लिखा है कि 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन चर्चों के पास है। बहुत असुनिए, और उसके ऊपर कोई गांव में जमीन नहीं है उनके पास। वो विवादास्पद आंकड़ा है, झूठा आंकड़ा है। उसके बाद डिलीट कर ये हमेशा, हाँ डिलीट कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसको डिलीट किया, कहा 20,000 करोड़ की संपत्ति है। अरे बहुत ज्यादा है। ये इसी तरीके से भ्रम फैला करके, एक दिन तो आसिम वकार बता रहे थे कि वाले लोग 6 चर्च, कितने चर्च हैं? तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। ईसाइयों का नाम का आतंक कैसा है? मैं तो हवाले से कह रहा हूँ, थैंक यू सर, उसके लेख के हवाले से थोड़ा सहयोग कर दो। और इनको इन बातों पर विचार करना चाहिए कि इस तरीके का भ्रम फैला करके कब तक इस देश की जनता को ठगने का आनंद काम दुबे को करें। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने जवाब दे तो दिया था कि मेरी तबीयत ठीक है, उनके कान खराब है। और आपने ईसाइयों का नाम लिया भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी चर्चों की जमीन की जांच शुरू हो गई है। यस सर, चर्चों की जांच जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, आप अपने लोग भेजिए, सिटी में पोप बैठा है, आप अपने लोग भेजिए, और भेजने के बाद जो चर्चों में लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या कोई आया था जांच करने। अब हो सकता हो सरकारी अधिकारी ना गया हो, कोई प्राइवेट आदमी गया हो, आपके हिसाब से चर्चों की भी हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी गया हो जांच करने। कौन? सरकारी अधिकारी बनकर। कौन गया था? सर मैंने कह दिया, मैं कच्ची बात करता नहीं। एक बात बताओ, अगर जवाबदेही सरकार चाहती है, इतनी बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, वो चाहते हैं कि एक कड़े नियमन बने, इसको रेगुलेशन पे लाया जाए, कुछ पारदर्शिता लाई जाए। जितने मैंने नियम बताए थे, कुछ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहते हैं? ये कड़े हैं या क्या है? और कड़े होने चाहिए। तो क्यों कड़े नहीं बनाए? और कड़े चाहते हैं भाई, एक जो अरे इतने पे ये हाल मचाए, और कड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे? सर कहाँ कड़े बनाए हैं? क्यों? ये जो नियम है एक्चुअल में ये कब्जा करने वाले हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, मुझे आप मेरी बात को समझा कीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं होती सर। वो सुना मुहावरा, इन्हीं ने भी दिया था, मैं दे रहा हूं, कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पर। कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, अभी गाड़ी नाव पर है। धमका रहे हो? नहीं, अभी गाड़ी नाव पर है। आनंद दुबे को धमका रहे हो? सुनिए सर, अभी आनंद दुबे धमकी में नहीं आते हैं सर। ये देश है, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, सांडा साहब नहीं रहेंगे, योगी जी नहीं रहेंगे, चर्च रहेगा सर, चर्च रहेगा, वैसी साहब नहीं रहेंगे, चर्च रहेगा, लेकिन ये देश रहेगा। कोई रहे न रहे, चर्च रहेगा सर, ये देश रहेगा, चर्च रहेगा सर। मैंने भी कहा ना, अभी गाड़ी नाव पर है। ईसाइयों का चर्च रहेगा सर, कुछ रहे चाहे न रहे, वो नहीं कोई नाव गाड़ी पर आएगी तब देखा जाएगा। ऑलराइट, आप मुझे बताइए, ये मुसलमानों की इतनी टेंशन फिक्र है सर, थोड़ी ईसाइयों की भी चिंता है आपको? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये कहाँ से लाए हैं? वेलफेयर स्टेट में सरकार सभी चीज़ों का समय समय पर विश्लेषण करके आगे अपनी नीति के आधार पर काम करती है। कि किसी मुस्लिम को या क्रिश्चियन को टारगेट करने के आधार पर कोई कानून बनाया जाता है? सर, यहाँ किसी क्रिश्चियन को बुलाना चाहिए था। आज मुझे लग रहा है, सुन लीजिए पहले आप, और किसी सिख को बुलाना चाहिए था। मुझे आइडिया नहीं था कि इधर जाएगी। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता जो आरएसएस विचारक से कहते हैं कि इनके बारे में बोलिए, अभी बुलवा लेते हैं। हाँ, उनको वो जवाब यही दे देते हैं स्टूडियो में। आप समझ रहे हो? हाँ बोलो सर। अगर जी सारी विचार
कहाँ सर रुक जाओ, डिबेट क्यों ये ऐसे? बुलाइए तो आप एक बार हाँ बुला लेंगे, ये बोलिए सरदारों अभी को। तो अभी बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते इनसे ये सरदारों को हो। बोले। आप शांत रहो सर। हाँ बोलो सर। वक्फ संशोधन से जुड़े हुए सवाल को अगर मुस्लिमों के खिलाफ इस ढंग से खड़ा किया जाएगा कि जैसे उनके हितों के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कानून की सही विवेचना नहीं है। अभी कानून का जो जुडिशियल टेस्टिंग है, एग्जामिनेशन है, वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। अभी इस पर आगे पूरी लेंथ की सुनवाई होनी है, सरकार का पक्ष आना है, उसमें 5 लीडिंग पिटीशंस को सेलेक्ट सरकार करके कहती है कि हम इसकी पारदर्शिता कोर्ट ने चाहते हैं उसके इश्यूज फ्रेम और एक किए हैं। नेशनल नहीं, ऑडिट सर, आप चाहते समझ हैं। नहीं पाए। आप एक सेकंड रुक नहीं जाओ। सर, जब जेपीसी में भी हम लोगों ने एतराज किया था, ये कानून उठा लीजिए, Just second, ये just नीचे second. प्रावधान Let him हटाइए। finish. Let him जब finish. लोकसभा में बात हुई सरकार तब भी कह यही रही है, हुआ कि ये पारदर्शिता कानून चाहते गलत है, हैं। हटाइए ये इसको। पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। हमारे मित्र तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि सदन में सरकार इससे पहले जो भी कानून लेकर आई उसका विपक्ष ने बहुत स्वागत किया और उसे समर्थन में मतदान में पक्ष में खड़े हो गए। 370 विपक्ष अगर विरोध करने के लिए 370 मन में बना सबने स्वागत करके किया सदन के आपका। अंदर और सदन के बाहर अगर उसके किसी इश्यूज को लेकर गया, लेट इट कम। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, अभी Alright, निर्णय अशरफ आने की साहब। प्रतीक्षा कर तलाक रहे में हैं। स्वागत अशरफ। हम अभी इस तलाक आधार में पर कोई स्वागत फैसला किया नहीं गया। किया, बड़ा विरोध कांग्रेस किया। ने इनका साथ दिया। मुझे बोलने नहीं दिया। 370 पर सर, कांग्रेस ने उनकी साथ बारी है, दिया, उनकी बारी है, अपोजिशन ने सर। साथ दिया। सर आप तलाक रुक पे जाओ। विरोध किया, एक सेकंड, 370 पे विरोध किया। आनंद जी रुक जाइए, सिर्फ ऐसे मसला बोलेंगे। गुजारा आप भत्ता दिया बोले, जा रहा आप बोले। था, दो सामानों चेहरे, के 2013 प्लीज में वेट, लास्ट आपको दूंगा समय। 2013 इसी वक्त अमेंडमेंट बिल पे शहनवाज हुसैन चिल्ला की बिल का सपोर्ट कर रहे थे, पूरी बीजेपी सपोर्ट में थी 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ। अभी इस बताओ, वक्त- सरकार नहीं, कह रही बात ये जवाबदेही, नहीं, कोई कहते हैं पारदर्शिता। कि पेपर से काम है, आपने इतनी किसी का लैंड लिया ही रखो नहीं। भैया, जवाबदेही तो होगी ना। इन्होंने किसी का लिया ही नहीं सर। 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल से उठा के रद्दी में फेंक दिया। सारे जेपीसी में जितने मेंबर्स उनका एक भी पॉइंट लिया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं साहब हमने बड़ा चर्चा किया। क्या चर्चा किया आपने? तमाशा बना के रख दिया पूरा आपने। देश देख रहा और था सुप्रीम ज्वाइंट कोर्ट- पार्लियामेंट्री कमेटी एक की बात मीटिंग याद रखिएगा में सर, विपक्षी दल के अभी सांसद सुनिए, कैसा व्यवहार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद तृणमूल इस बात कांग्रेस पर खाली भी दूंगा कि वहाँ कम से पर कम कैसा 2 व्यवहार कर रहे थे पूरे देश के। सर थोड़ा सा ये करें प्लीज। आपका मटेरियल सर नहीं। 20 सेकंड बचे सर आप। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूंगा मटेरियल तो कि कम से 84 कम से शुरू 2 होगा। घंटे उन्होंने सुना। और जहां तक इसका सवाल है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। 5 तारीख को मैं देखूंगा क्या मटेरियल होता शाहबानों से है। शुरू उसके होगा, बाद तो भी आप मुझे ये जवाब डर है नहीं कि दे पाएंगे। सरकार किसी न किसी तरह जब शाहबानों चाहेगी के इस चीज से को मटेरियल बढ़ाना, शुरू होगा तो आप क्योंकि जवाब उसकी नहीं नीयत देंगे। खराब है सरकार की। ऑलराइट, हम संविधान की रक्षा की 20 बात नहीं सेकंड करेंगे आनंद जब दुबे। शाहबानों का मुद्दा सर, है। एक ये सेकंड। बिल ना शाहबानों का मुकदमा आएगा। अरे आनंद दुबे बोलेंगे। अभी तो बिल आया है, बिल आप पास सर भी हो गया है। जो आना होगा अवसर पर वो भी आ जाएगा। बीजेपी आप बोले। प्रतीक्षा आप करिए, सर, वो भी आ सर, जाएगा। आप कहते हो पेपर आप दिखलाओगे नहीं तो प्रतीक्षा कैसे करिए, होगा? वो भी आप आ थोड़ा सा जाएगा। यो करो। बिल आप प्रतीक्षा एक करिए, ले वो आओ भी बिल की आएगा। जितनी संपत्ति आजादी आपके की पहली कहने- है, आपके कहने से सारी नहीं आएगा। संपत्ति ओके, आनंद दुबे। संपत्ति है। देश की ले आओ आवश्यकता बिल के आधार आप पर दोनों की आएगा। आवाज बंद है सर। आपके कहने से ध्यान नहीं से देगा, लेके आओ एक बिल। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे 20 बिल सेकंड। तो लेके आओ सर एक सेकंड सर, हो गया सर। पार्लियामेंट Thank लेजिस्लेशन you, बनाने sir। के लिए ही बैठी ले आओ है। एक बिल। आनंद जी, और जो कानून बनेगा, जो आनंद भी जी, देश go के लिए ahead। आवश्यक होगा वो कानून बनाया जाएगा। आप दोनों सारा कब्जा देश कर की लो। संसद कानून इन बनाने दोनों के की लिए आवाज बंद कर तमाशा दो। बना रखा है शैलेंद्र जी की और अशरफ जी की आवाज बंद कर दीजिए। इन दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। नहीं जा रही। आनंद जी बोलो, आप आपकी आवाज जा रही। आवाज बंद। शाहबानों के मुकदमा नहीं जा रही। नहीं आई जा ही नहीं रही। पार्लियामेंट में जा रही कि नहीं जा रही, लेकिन ब्रजेश जी, नहीं जा रही, नहीं जा रही। आपने ईसाइयों की बात की, आपने सबकी बात की। उनको बोलने मैं दीजिए। आपको एक डेटा बता देता हूँ। अकेले सिर्फ कैथोलिक चर्च सर एक सेकंड रुक जाओ। देश में वो बोल रहे हैं। 15,000 से ज्यादा स्कूल सर, बोले चलाता लीजिए। है, 2,000 से ज्यादा बोले लीजिए। अस्पताल चलाता है, डिस्पेंसरियां चलाता है, जिसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है। कहाँ, ईसाइयों इनसे में? पूछिए जरा वक्त के लोग आप बोले कुछ कह रहे हैं। चला रहे हैं, कितने स्कूल चला रहे हैं, कितने अस्पताल और डिस्पेंसरी चला रहे हैं, जहां सभी धर्म के लोगों को बुलाया जा रहा है, क्या सभी का सम्मान किया जा रहा है। धन्यवाद। और एक चीज बता दूं, जमीन सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब इनके झगड़े चलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।